हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोटेक्नोलॉजी और उसके उपयोग ही क्षेत्र में है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है और यह भी जानेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से हम वृद्धि या उनका प्रयोग कर क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो पहला है जो भी बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम कच्चा माल जीव का, जैसे कोई सेल हो सकती है या प्लांट हो सकता है, एनिमल सेल हो सकती है या बैक्टीरिया सेल हो सकती है, ऐसे कच्चे माल को उपयोग कर सकते हैं ना। तो जिसके अंतर्गत कच्चे जीव माल का प्रयोग कर मनुष्य हित के लिए, किसके लिए? मनुष्य हित के लिए कोई उत्पादन बनाया जाए, तैयार किया जाए, तो ऐसे विज्ञान को हम जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान कहा जाता है। ओके, जैव प्रौद्योगिकी का हम निम्न या 3 क्षेत्रों में अधिकांश प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान के अंतर्गत हम 4 क्षेत्रों में अधिकांश इसका प्रयोग किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं। देखें क्या हो सकता है। नंबर 1 जो है वो है इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि औद्योगिकीकरण क्षेत्र में। ठीक है, इसमें क्या है इसको देखते हैं। जब हमें मनुष्य हित के लिए कोई बड़े स्तर पर प्रोडक्ट बनाना होता है तो हम ऐसे क्षेत्र को औद्योगिकीकरण क्षेत्र कहा जाता है। यदि वह निर्माण बायोटेक मीन्स किसी जीव, जैसे बैक्टीरिया हुआ, प्लांट सेल हुआ, एनिमल सेल हुआ, इनका उपयोग कर मनुष्य हित के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे क्रियाविधि के लिए जैव प्रौद्योगिकीकरण कहा जाता है, अर्थात जैव औद्योगिकीकरण के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, जो इनका ये निर्माण निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे किसी एंजाइम का निर्माण कराना या कोई विशेष प्रकार की प्रोटीन को तैयार करना, फर्मेंटेशन अर्थात किण्वन कराना, किसी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का निर्माण करना। ओके, या कोई आर्टिफिशियल फ्यूल, यानी कि आर्टिफिशियल बोलते हैं कृत्रिम ईंधन को तैयार करना, जैसे अल्कोहल, हाइड्रोजन ईंधन, मीथेन ईंधन आदि को तैयार कराना भी हो सकता है इसका कार्य। ठीक है, इस प्रकार के निम्न क्षेत्र हैं। सेकंड है हमारे पास इन्वायरमेंट एरिया, यानी कि पर्यावरण को हम इसके किस तरीके से लाभ दे सकते हैं। तो पर्यावरण में क्या हो सकता है कि जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनका निष्पादन कराना, अर्थात जो हमारे यूज़ के नहीं हैं, जिससे हमको किसी प्रकार की हानि हो जाती है, उनकी हम रिसाइकलिंग करके कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, या उनको हम बिल्कुल ही यहाँ से हटा देंगे। इस तरीके का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है जैव भार से पेट्रोल, हाइड्रोजन और बायोगैस आदि का निर्माण कराना। थर्ड है स्वास्थ्य क्षेत्र में। थर्ड हमारा क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम किस तरीके से बायोटेक का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी हमको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। जैसे कि रोगों को पहचान कर उनका उचित उपचार कराना। ठीक है, कई रोग ऐसे होते हैं जिनकी डायग्नोसिस बढ़िया तरीके से नहीं हो सकती और आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो ऐसे जीन का जो हम एनालिसिस कर पाए वो बायोटेक के द्वारा ही संभव हो सका। ओके, सेकंड है कई प्रकार के टीकों का निर्माण कराना। जैसे वैक्सीनेशन जो होती है इसको टीकाकरण कहा जाता है। अगर जैसे टीबी का
कोरोना वायरस का टीका लग रहा है, हेपेटाइटिस के टीके लगते हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के टीके लगते हैं, खसरा का टीका लगता है। तो इस तरीके के कई टीकों का निर्माण आज हम बायोटेक के द्वारा कर चुके हैं। विशेष प्रकार के स्टेरॉइड्स या हार्मोन्स का निर्माण कराना, जो इनका कार्य जो होता है वो किसी क्रिया की दर को तीव्र या कम कराना होता है। ठीक है। फोर्थ है जेनेटिक रोगों की पहचान कर अनेक जीन में सुधार करना, उनके जीन में सुधार करना। ठीक है। तो हम ऐसे कई केस देखते हैं जिसमें मादा के गर्भाशय में ही जेनेटिकल डिसऑर्डर को पता कर सकें, तो हम आगे आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनको हम एक अच्छा रूप दे सकते हैं। तो ऐसे रोगों को पहचानने के लिए हमें जीन इंजीनियरिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। इसके लिए हम जीन को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है टीबी, एड्स आदि रोगों की पहचान करना। तो इस प्रकार के रोगों को भी हमने, जो संक्रमण रोग होते हैं उनके लिए भी बायोटेक के एरिया में बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ इनको आइडेंटिफाई करके आराम से इनको हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृषि के क्षेत्र में, नंबर 4 जो है वो कृषि के क्षेत्र बना है और उसमें हम देखते हैं इसका बायोटेक का निर्माण कैसे कर सकते हैं। इसमें जो है कृषि के क्षेत्र में हमें पता है कि हम एक बड़ी जनसंख्या की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमको अच्छे उत्पाद और कम पेस्टिसाइड यूज़ करके एक नई प्रकार की किस्मों का निर्माण करना होता है तथा एक अच्छा बीज और जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और क्वांटिटी भी अच्छी हो, इस प्रकार की चीज़ें हमें प्राप्त करनी पड़ेंगी। अतः हम निम्न शर्तों के तहत इसमें कार्य कर सकते हैं, जैसे नई फसलों का निर्माण कराना। तो नए नए प्रकार की जो फसलें आएंगी वो हमको आगे सहायता प्रदान करेंगी, जो कि अनेक नए नए प्रकार के सीड उत्पन्न कराएंगी। दूसरा है फसलों से प्राप्त बीज की अच्छी गुणवत्ता और अधिक उपज प्राप्त करना। जो भी फसल के द्वारा हमें बीज प्राप्त हो वह अधिक मात्रा में हो और अच्छी गुणवत्ता में हो। थर्ड है पौधों में प्रतिरोधक क्षमता को तैयार करना। हम देखते हैं कि हमारे जो पौधे होते हैं अक्सर तेज़ हवा चलने पर गिर जाते हैं तथा उनमें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो हम बायोटेक के द्वारा उनमें मॉडिफाइड जीएमओ के द्वारा कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा हम जीन को इसमें रूपांतरित करके इनमें अपोजिट वातावरण में भी इनको ग्रोथ करा के अच्छा प्रोडक्शन इनसे ले सकते हैं। ओके। फोर्थ है हमारे पास पादपों के जीन में सुधार करना। तो पादप में बहुत प्रकार के जीनों को सुधार करके हमने अनेक प्रकार के पौधे प्राप्त कर चुके हैं हम। तो इस तरीके से नए नए उत्पाद तैयार कर चुके हैं हम और नई नई फसलों का फॉर्मेशन भी हमने किया है। फिफ्थ है जैव उर्वरक की खोज एवं उत्पाद को करना। तो जैव उर्वरक जो होते हैं हमको इको फ्रेंडली ऐसे फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता पड़ती है जो इको फ्रेंडली हो, तथा हमको एक अधिक मात्रा में जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो आपको ये पता है कि पौधों की जड़ के द्वारा उनको अवशोषित कर लिया जाता है, जिनके कई लक्षण हमको सीड के दौरान प्राप्त होते हैं। तो हम अगर ऐसी चीज़ों को भोजन के तौर पर ग्रहण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो केमिकल हमारे बॉडी में इन्वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे कई प्रकार के रोग हमको उत्पन्न हो जाते हैं जो केमिकलाइजेशन होते हैं। ऐसे रोगों से बचने के लिए हमें जैव उर्वरक की खोज और उसके उत्पाद को बढ़ावा देना पड़ेगा। नेक्स्ट है अधिक से अधिक भूमि पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सके। तो नाइट्रोजन की फिक्सेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें पता है कि जो पौधा होता है उसको नाइट्रोजन अति महत्वपूर्ण पदार्थ है, क्योंकि पौधे की जीवन साइकिल को पूर्ण करने के लिए नाइट्रोजन एक मुख्य अपघटक है।